हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जान चुका था कि चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, चतुर्भुज के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से दोस्तों इसमें आकृतियां सम्मिलित होती हैं, चतुर्भुज से संबंधित इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके गुणों और इसकी विशेषताओं, इसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया था और साथ ही उसमें संबंधित कुल जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सबको दोस्तों हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दोस्तों चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बताऊंगा, जिसमें दोस्तों हम लोग ये सीखेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार कैसे और किस प्रकार से हुए हैं, चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं और इन प्रकार में किन किन चतुर्भुजों को सम्मिलित किया गया है, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि चतुर्भुज के प्रकार का स्वरूप मैंने इस प्रकार से निरूपित करके आप लोगों को दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर यह बात करते हैं कि जो चतुर्भुज के प्रकार है वास्तव में आखिर हुए क्यों। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जो चतुर्भुज के प्रकार है वो मुख्यतः दो रूपों में हुए हैं, जिसमें पहला आता है आपका सरल चतुर्भुज और दूसरा आता है आपका जटिल चतुर्भुज। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि आखिर सरल चतुर्भुज और जटिल चतुर्भुज में ये जो चतुर्भुज के प्रकार है ये आखिर क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना अति आवश्यक होगा कि सरल और जटिल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि सरल और जटिल का अर्थ क्या होता है। दोस्तों सरल हम उसी को बोल सकते हैं जो आकृतियां स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करती, चाहे वो आकृति आपका चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षष्ठभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, कोई भी आकृति हो दोस्तों, यदि वो अपने आप को स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सरल। ठीक है, और यहाँ पर जटिल का मतलब ये होता है कि जो आकृतियां स्वयं से प्रतिच्छेदी होती है, स्वयं को प्रतिच्छेद करती है, उसे हम लोग बोलते हैं जटिल। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सरल हम उसी को बोलेंगे जो स्वयं से अप्रतिच्छेदी होती है और जटिल हम उसको बोलेंगे जो स्वयं से अप्रतिच्छेदी नहीं होती है, यानी कि प्रतिच्छेदी होती है। तो जब दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार की आकृतियों पर उन्होंने विचार किया था तो उन्होंने दोस्तों चतुर्भुज में ऐसे ऐसे आकृतियों को देखा था जिसमें से कुछ आकृतियां दोस्तों चतुर्भुज से संबंधित स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी, जबकि कुछ आकृतियां चतुर्भुज से संबंधित ऐसी थी जो स्वयं को प्रतिच्छेद कर रही थी। तो इस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों को काफी दोस्तों प्रॉब्लम मतलब होने लगा कि आखिर हम चतुर्भुज का निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम इसको समझ भी जाएंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस चीज को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगी। तो दोस्तों हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरीके से समझाने के लिए चतुर्भुज के स्वरूप को उन्होंने दो रूपों में विभाजित कर दिया, जिसमें पहला है सरल चतुर्भुज और दूसरा है आपका जटिल चतुर्भुज। यानी आप समझ सकते हैं कि सरल चतुर्भुज में हम उन्हीं चतुर्भुज को शामिल करेंगे जो चतुर्भुज बिल्कुल भी अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, जबकि दोस्तों जटिल चतुर्भुज में हम उसी चतुर्भुज को शामिल करेंगे जो चतुर्भुज स्वयं को प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने चतुर्भुज के प्रकार को सबसे पहले सर्वप्रथम दो रूपों में विभाजित किया, जो पहला आपका सरल चतुर्भुज और दूसरा आपके जटिल चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं आकृति, देखिए जैसे हम यहाँ पर इतना नाम लिखा हुआ है ना, सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज, जितने भी दोस्तों आप चतुर्भुज देखिएगा इसमें से कोई भी चतुर्भुज स्वयं को बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं आयत, ठीक है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर आयत ले लें तो आयत भी क्या होता है, एक प्रकार का अप्रतिच्छेदी होता है, मतलब स्वयं को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें वर्ग का तो वो भी क्या करता है कि स्वयं को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का तो ये दोस्तों क्या करता है, स्वयं को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। समलंब की बात करें तो ये भी क्या करता है कि स्वयं को बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करता है। यानी इनके जो भुजा, अच्छा इनका अस्तित्व कब तक है बताइए, इनका अस्तित्व कब तक है, जब तक इनके साथ भुजा है। अगर इसमें से कोई भी अगर भुजा दोस्तों हम हटा देते इसका जो स्वरूप है वो नष्ट हो जाएगा, यानी अपनी चतुर्भुज के गुण को बिल्कुल भी खो देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप जो भी देख रहे हैं आकृति है ना, इसमें से कोई भी आकृति स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर यहीं पर दोस्तों हम ऐसा चतुर्भुज ले, देखिए ऐसा चतुर्भुज, ऐसा अगर हम चतुर्भुज ले लें तो इसमें आप क्या देखते हैं बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो संबंध है वो चतुर्भुज के भुजाओं से है, यानी जो इनकी भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। तो इसमें से कोई भुजा स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर भुजा के शीर्षों का यहाँ पर निरूपण करें तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको चार को भुजा मिलेगा, कौन कौन, पहला ए बी, दूसरा आपका मिल जाएगा दोस्तों AC, तीसरा मिल जाएगा BD और चौथा मिल जाएगा CD। और इन चारों भुजाओं में से जो दो भुजा है AB और CD, ये हालांकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें से जो BD और जो AC भुजा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद करने के कारण ही इस वाले चतुर्भुज को हम लोग बिल्कुल भी सरल चतुर्भुज के रूप में नहीं जानेंगे। इसका दोस्तों जो नामकरण होगा वो होगा जटिल चतुर्भुज से। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई भी अगर आकृति देखने को मिलती है दोस्तों तो इन सभी चतुर्भुज को हम लोग जटिल
जटिल चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों ने जटिल चतुर्भुज का जो निरूपण है वो अधिक मात्रा में आगे लेकर नहीं गए हैं, क्योंकि दोस्तों जटिल चतुर्भुज का जो स्वरूप है वो उतना विकसित नहीं हो पाया है जितना कि आज इस वर्तमान समय में सरल चतुर्भुज का निरूपण आगे हो पाया है। क्योंकि दोस्तों जटिल का मतलब होता है जो सुलझा हुआ नहीं हो, और सरल का मतलब होता है जो सुलझा हुआ है। तो जो दोस्तों सुलझा हुआ है ही नहीं, उसका स्वरूप, उसका जो निरूपण हो कैसे आगे जा सकता है। इसलिए आप लोग बस इतना ही जानना कि जटिल चतुर्भुज हम ऐसे चतुर्भुज को बोल सकते हैं जो चतुर्भुज स्वयं को प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा नहीं कि उसका विकर्ण स्वयं को प्रतिच्छेद करेगा, विकर्ण दोस्तों सरल में भी प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन हमको यहाँ पर विकर्ण से मतलब नहीं है, हमको मतलब है उसके भुजा से। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो भी आप आकृति देख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें से कोई भी भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन चतुर्भुजों को दोस्तों हम लोग बोलेंगे सरल चतुर्भुज। अब हम बात करते हैं कि सरल चतुर्भुज का जो दोस्तों यहाँ पर विभाजन है वो दो रूपों में किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सरल चतुर्भुज का जो विभाजन है वो दो रूपों में किया गया है, जिसमें पहला आता है उत्तल चतुर्भुज और दूसरा आता है दोस्तों आपका अवतल चतुर्भुज। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आती है कि आखिर हमारे वैज्ञानिकों ने सरल चतुर्भुज को दो रूपों में क्यों विभाजित किया, जिसमें पहला है उत्तल चतुर्भुज और दूसरा है दोस्तों आपका अवतल चतुर्भुज। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि उत्तल और अवतल का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिनके सभी शीर्ष इसके बाएं भाग में उपस्थित होते हैं और साथ ही इनके प्रत्येक अंतःकोणों की माप 180 डिग्री से कम होती है। ठीक है दोस्तों, और मैंने इसमें बताया था अवतल वाला में कि अवतल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिनके सभी शीर्षों में से कम कोई भी एक शीर्ष इसके अंतःभाग में होते हैं और इनके प्रत्येक अंतःकोण की मापों में से कोई भी एक अंतःकोण की माप का जो मान होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आप उठा ले यहाँ पर उत्तल बहुभुज या उठा ले अवतल बहुभुज, और उसमें कौन सा बहुभुज, चतुर्भुज वाला, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है चतुर्भुज वाला, मतलब अगर आप उत्तल बहुभुज ले लीजिए, बहुभुज मतलब कोई भी उसमें बहुभुज आ सकता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षष्ठभुज, अरे कौनो बहुभुज क्या है ना होके, अगर वो उत्तल और अवतल रहेगा तो उत्तल और अवतल में जो भी आकृति आपके बहुभुज से संबंधित आएंगी उसमें से कोई भी आकृतियां स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी दोस्तों वो स्वयं से अप्रतिच्छेदी होंगी, यानी स्वयं को दोस्तों बिल्कुल भी विभाजित नहीं करेंगी, बिल्कुल भी काटेगी नहीं। तो जब दोस्तों आप लोग ये भी जाने कि सरल हम उसी को बोल सकते हैं जो स्वयं से क्या होता है, अप्रतिच्छेदी होता है, स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करता है, और उत्तल और अवतल चतुर्भुज में आने वाले जो आकृतियां होंगे वो भी स्वयं को कोई प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो क्यों ना हम इसको सरल चतुर्भुज में रख दें, यानी कि दोस्तों आपके उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज में जो आकृतियां आ रही थी वे सभी आकृतियां स्वयं से अप्रतिच्छेदी थी, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने सरल चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें पहला आता है उत्तल चतुर्भुज और दूसरा आता है आपका अवतल चतुर्भुज। तो दोस्तों अगर आप उत्तल की बात करें या अवतल की बात करें, दोनों में से कोई भी आकृति दोस्तों आपको बिल्कुल भी प्रतिच्छेदी रूप में नहीं दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर यह समझेंगे कि उत्तल चतुर्भुज का निरूपण इतना सारा क्यों हुआ है और अवतल चतुर्भुज का निरूपण क्यों नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर उत्तल चतुर्भुज आप जाने कि हम उसी को बोलेंगे जिस चतुर्भुज के प्रत्येक शीर्ष इसके बाएं भाग में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जैसे कि हम इस वाले बात करें, इस वाले आकृति में ये कैसा है, चतुर्भुज है, यानी दोस्तों ये वर्ग है, तो इसका एगो शीर्ष हुआ ए, एगो शीर्ष हुआ बी, एगो शीर्ष हुआ सी, एगो शीर्ष हुआ डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनके शीर्षों के कारण इसकी जो भुजाएं हैं दोस्तों चार को मिल रही है, पहला ए बी भुजा, दूसरा बी सी भुजा, तीसरा सी डी भुजा और चौथा डी ए भुजा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज का जो प्रत्येक कोण है वो 180 डिग्री से कम है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि वर्ग के प्रत्येक अंतःकोणों की माप 90 डिग्री होती है। ठीक है दोस्तों, आज जो 90 डिग्री होता है आपका वो 180 डिग्री से कम होता है। तो जब दोस्तों इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप 180 डिग्री से कम है और साथ ही इसका प्रत्येक शीर्ष इस बहुभुज के यानी इस चतुर्भुज के बाएं भाग में उपस्थित है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो आकृति है वो आपका एक प्रकार का उत्तल चतुर्भुज वाला आकृति है। यानी उत्तल चतुर्भुज में हम ऐसी आकृतियों को सम्मिलित करेंगे जिनके प्रत्येक शीर्ष उसके बाएं भाग में उपस्थित होते हैं और साथ ही उस चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों की जो माप होगी वो 180 डिग्री से कम होगी। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज का मैंने विभाजन इतने सारे चतुर्भुजों में किया है, मैंने नहीं किया है, मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। मैंने आप लोग को केवल वैज्ञानिकों के पढ़ाते हुए इस विभाजन के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज में जो मैंने यहाँ पर विभाजन दोस्तों आप लोग को करके दिखाया है बोर्ड पर, इसमें कुल जितने भी आपके यहाँ पर चतुर्भुज आएंगे वे सबके सब दोस्तों उत्तल से संबंधित आएंगे। उत्तल से संबंधित कहने का मतलब ये हुआ कि इन सभी चतुर्भुजों के प्रत्येक शीर्ष क्या होंगे दोस्तों, इनके बाएं भाग में उपस्थित होंगे। इन सभी चतुर्भुजों के प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगी दोस्तों, इनके 180 डिग्री
से कम होगी और साथ ही इन सभी चतुर्भुजों के दोनों विकर्ण इनके अंतभाग में उपस्थित होंगे, जबकि ऐसा अवतल चतुर्भुज के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने आप लोगों को चतुर्भुज जो मैंने वीडियो पिछले बनाया था उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया था कि अगर कोई भी अवतल चतुर्भुज होगा तो उसका कम से कम एगो कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा। साथ ही दोस्तों मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि अवतल चतुर्भुज के दोनों विकर्णों में से कोई एक ही विकर्ण उसके अंतभाग में होते हैं जबकि दूसरा विकर्ण उसके बाह्य भाग में होता है, जबकि उत्तल चतुर्भुज में आने वाला कुल जितना भी आपका विकर्ण होंगे वो इसके अंतभाग में उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज वास्तव में होती क्या है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तल चतुर्भुज में किन किन चतुर्भुजों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज में सम्मिलित होने वाले इतने सारे चतुर्भुजों का निरूपण इस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज और साथ ही साथ दोस्तों पतंगाकार चतुर्भुज, फिर उसके बाद आएगा चक्रीय चतुर्भुज और स्पर्शी चतुर्भुज। जी हाँ दोस्तों, आपके उत्तल चतुर्भुज में आने वाले कुल जितने भी चतुर्भुज है दोस्तों वो कुल दोस्तों आपके इतने ही आपके स्वरूप वाले मिलेंगे, यानी इससे ज्यादा बिल्कुल भी दोस्तों आपके चतुर्भुज नहीं मिल सकते हैं। अगर दोस्तों मिल सकते हैं तो हमारे वैज्ञानिक आगे की कोशिश में लगे हुए हैं जाकि दोस्तों इसे और भी नए स्वरूप वाले चतुर्भुज सामने निकल कर आ सके। लेकिन इस वर्तमान समय तक आपके जो चतुर्भुज का निरूपण है दोस्तों वो इतना ही तक किया गया है। और हम क्या करेंगे दोस्तों कि आपके अगले वाले वीडियो में मैं आप लोग को यह बताने प्रयास करूंगा कि सम चतुर्भुज क्या है, विषम चतुर्भुज क्या है, यानी कि दोस्तों हर एक चतुर्भुज के लिए मैं दोस्तों एक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझाऊंगा हर एक चतुर्भुज के लिए कि उसका मतलब क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी गुण क्या होती है, उसमें कौन कौन सी आकृतियां आती है। तो दोस्तों इन चतुर्भुजों में आपको कोई भी दोस्तों यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इस चतुर्भुज से जुड़ा हुआ कुल जितने भी दोस्तों आपका फार्मूलास होंगे वो सारे फार्मूला दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये फार्मूला किस प्रकार से तैयार किए गए हैं और इनके फार्मूला कितने हो सकते हैं। ये सब दोस्तों मैं आप लोग को अपने आने वाले जो वीडियो है उसमें आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो चतुर्भुज का प्रकार है वो आपका समाप्त होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने चतुर्भुज के प्रकार में बहुत सारे चतुर्भुज को दोस्तों आप लोगों ने जाना होगा, इसके गुण को समझा होगा, इनके स्वरूप को दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने माइंड में दोस्तों अटैच किया होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।